कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था हमारा, और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया था, इफ यू रिमेम्बर। और इसके कुछ एसेंशियल्स भी मैंने बताए थे, राइट। इसके कुछ एसेंशियल्स भी बताए थे, होपफुली आप लोगों ने राइट डाउन किया रहा होगा और वो याद भी होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो आपको पढ़ना भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तो फेडरल का मैंने बताया था ना, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या होता है। नेक्स्ट जो है वो एसेंशियल्स कह लीजिए या सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एसेंशियल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखते भी रहिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला एसेंशियल देखिए, मैंने फर्स्ट डे भी आप लोग को बताया था, आज भी बताऊं। सबसे पहला एसेंशियल जो है वो है हमारा लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कोई मुझे बताएगा कितने आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? एनीवन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल हैं अभी फिलहाल करंटली? जब ओरिजिनल बना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो 397 आर्टिकल्स थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। बट विद द पासेज ऑफ टाइम देयर आर मेनी अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार अमेंड किया गया, और आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो 484 आर्टिकल्स हैं टोटल, अमेंडमेंट वाले आर्टिकल्स को लेके। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतना लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो अगर आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा हो या थोड़ा सा भी आइडिया हो, अगर नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के जो मेंबर थे, उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी अच्छी कंट्रीज थी, जितनी भी फ्री कंट्रीज थी जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन था अपना, सब पे रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद हर उस कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी उन्हें ठीक लगा, इंडिया के सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, हर कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। अब जब ऑल ओवर वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे और वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को उठाएंगे, उनके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को उठाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो लेंदी हो ही जाना है। क्योंकि ऐसा कुछ अपना ओरिजिनल तो था नहीं कि हाँ हमें खुद से दिमाग लगाना है या हमें खुद से ड्राफ्ट करना है। ऑलरेडी जो इंडिपेंडेंट वर्ड्स कंट्रीज थी जिनके पास जिनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन थे, वेदर दे वर रिटन और अनरिटन, वहां से ही उठाने थे हमें कॉन्सेप्ट और उन्हीं को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करना था। इसीलिए ये जैसे अगर मैं बताऊं, सेपरेशन ऑफ पावर उठाया गया, फिर जुडिशियल रिव्यू उठाया गया, फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी उठाया गया अलग अलग जगहों से, डीपीएसपी को कॉन्सेप्ट उठाया गया, फंडामेंटल राइट को कॉन्सेप्ट उठाया गया। तो ऐसे करते करते आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों से ऐसे वेरियस कॉन्सेप्ट उठाने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा वो लेंदी हो गया। दूसरा एक रीजन था कि अगर आप फंडामेंटल राइट के चैप्टर को देखेंगे तो अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है वो। पार्ट 3 जो है अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है वो। वेरियस फंडामेंटल राइट्स है दिए गए हैं।
उसके बाद पार्ट 4 देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो गवर्नमेंट कैसे कंट्री को रन करे, क्या क्या गवर्नमेंट के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने चाहिए, वो भी काफी कुछ लेंदी है। तो इस तरीके से वेरियस प्रोविजंस जब इनकॉर्पोरेट किए गए अलग अलग जगहों से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड बन गया। जो सेकंड हमारा एसेंशियल है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। अब दो तरीके के की गवर्नमेंट होती है। दो तरीके का होता है। पहला है पार्लियामेंट्री, गवर्नमेंट। दूसरा प्रेसिडेंशियल। आप लोगों में से कोई बताएगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस कंट्री में है? जागृति, मनीष, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस कंट्री में है, आप लोगों में से कोई बता सकता है? ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप देखेंगे वहां प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल मनीष ये है। ये कभी छोड़िए, अच्छा यहाँ पे ये मैं गड़बड़ कर रखा हूँ। ये सबसे अच्छा एग्जांपल ये है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि यहाँ जो लोग होते हैं, पीपल, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो लोग होते हैं, आप और हमारे जैसे लोग, वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाएंगे? लोकसभा में जाएंगे। इलेक्ट होने के बाद लोकसभा फॉर्म होगा और गवर्नमेंट बनेगी, और उसके बाद 5 इयर्स तक ये गवर्नमेंट रन करेगी। 5 साल के बाद ये जो लोकसभा है ये डिसॉल्व हो जाएगी। 5 साल खत्म होने के बाद फिर से लोग रिप्रेजेंटेटिव अपना इलेक्ट करेंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा फॉर्म करेगी, गवर्नमेंट बनेगा 5 साल के लिए। ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सेंटर प्लस स्टेट दोनों लेवल के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर में ही होता है, स्टेट में भी इलेक्शन ऐसा ही होता है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, आप देखेंगे तो वहां पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो जाएंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से सेंटर में जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो यही सीन होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रीजन क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था, और ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आप लोग को ही पता होगा, पहले से ही था। तो ये माना गया कि इंडिया पहले से ही एकस्टम्ड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। इतने सालों से हम ब्रिटिश रूल में देखते चले आए, तो हमें पता है वो गवर्नमेंट कैसे चलती है। और जब वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा गया, वेरियस कंट्रीज को देखा गया जहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, तो उसमें से कंपेरेटिव स्टडी करने के बाद ये दिखा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स इट्स सब्जेक्ट, या जनता की तरफ या कंट्री की तरफ जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। वो ज्यादा अच्छी तरीके से काम करती है, कंट्री ज्यादा अच्छी तरीके से रन करती है। तो ये दो रीजन था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने का। सबसे पहला रीजन मैंने क्या बताया? क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे पहले से राज कर रहे थे, यहाँ पे गवर्न कर रहे थे।
और इंडिया कस्टम्ड था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखने के लिए, सबसे पहला ये। और दूसरा रीजन था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, जब उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में जहां पे भी पार्लियामेंट्री था और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, उसको जब कंपेयर किया तो देखा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा फेथफुल है और ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। ये दो रीजन रहे हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने के लिए। ये है सिस्टम इसका। होपफुली ध्यान समझ में आ गया है, बता दो। आस्था, जागृति, मनीष, क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है जागृति। अब जो हमारे थर्ड एसेंशियल है वो क्या कहता है? यूनिक ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो फ्लेक्सिबल प्लस रिजिड दोनों है, ठीक है। अब ये किस चीज को लेके फ्लेक्सिबल और रिजिड माना गया, तो मैंने आपको शायद पहले दिन भी बताया था अबाउट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखो है क्या ना, अगर बहुत प्रैक्टिकल वे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, मनीष क्या चीज बताऊं मैं? यूनिक ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी ये बताऊं या कुछ और रिपीट करने के लिए आप कह रहे हैं? थर्ड पॉइंट इज यूनिक ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके ये पॉइंट बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली। अगर कुछ और है आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। अगर आप इफ यू आर मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, यू कैन राइट डाउन इन हिंदी एज वेल, और मैं उसको रिपीट कर दूंगा। आई थिंक आप शायद इसी थर्ड पॉइंट के ही बारे में बात कर रहे हैं, जहां तक मुझे लग रहा है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, थर्ड पॉइंट जो है हमारा, या कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा एसेंशियल है थर्ड, वो बताता है यूनिक ब्लेंड ऑफ, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर, फ्लेक्सिबिलिटी और एंड रिजिडिटी। कहीं ना कहीं ये फ्लेक्सिबल भी है किसी चीज को लेके, और किसी चीज को लेके ये रिजिड भी है। अब किस चीज को है, तो वो है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जब आप देखेंगे तो कुछ प्रोविजंस का अमेंडमेंट बड़ा इजी है। अब इजी कैसे है मैं थोड़ा समझाऊं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज, ठीक है। जनरल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। दो तरीके की मेजॉरिटी होती है अमेंडमेंट के लिए। जनरल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। जनरल मेजॉरिटी में क्या है, जैसे मान लो 100 लोग हैं कहीं पे, तो अगर किसी चीज को 51 लोगों ने सपोर्ट कर दिया तो ये जनरल मेजॉरिटी हो गया, नहीं हो गया? यही होता है मेजॉरिटी। जहां पे ज्यादा लोग, हाफ से ज्यादा किसी चीज को सपोर्ट करेंगे, वो मेजॉरिटी कहलाएगा। तो अगर मान लो 100 लोग हैं कहीं पे और 51 लोगों ने सपोर्ट कर दिया किसी चीज को, तो मान लिया जाएगा जनरल मेजॉरिटी से वो एक्सेप्ट कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजॉरिटी थोड़ा सा, अभी देखिए, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको स्पेशल मेजॉरिटी एज इट इज एग्जैक्टली समझना है। ये मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक, क्योंकि ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को समझने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी समझना थोड़ा जरूरी है।
तो इसी वजह से मैं इसका रेफरेंस यहाँ पे दे रहा हूँ। समझ में आता है वेरी वेल, अगर नहीं भी आता तो बहुत प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट इसको समझना है। ये इसके रेफरेंस में आया हुआ है, इसलिए स्पेशल मेजोरिटी समझा रहा हूं। देखो स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है कि जो हाउस है, सबसे पहले तो जितने भी मेंबर्स हैं हाउस के, मान लो जैसे 100 मेंबर्स है, उनका मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस, ऐसे समझो। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस, जो कि ये वाला है 51 प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब देखो ये वाला तो जनरल मेजोरिटी समझ में आ गया होगा कि भी 100 लोग हैं कहीं पे, उसमें से 51 लोगों ने किसी किसी चीज को सपोर्ट कर दिया, जनरल मेजोरिटी से आ जाएगा। वही यहाँ पे भी है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस। 100 लोग थे, मान लो टोटल मेंबर 100 लोग थे, उसमें से 51 लोगों ने सपोर्ट कर दिया। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब जिस दिन उस फैक्ट को लेके या उस रेजोल्यूशन को लेके वोट डाला जाएगा हाउस में ना, मान लो लोकसभा में, राज्यसभा में, या दोनों जगह जहां पे भी वोट डाला जाएगा, उस दिन जितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे और वोट कर रहे होंगे, उनका 2/3 मेजोरिटी को सपोर्ट करना जरूरी है। कुछ क्लियर हुआ? ये तो 100 का आउट ऑफ 51, ये जनरल मेजोरिटी वाला ही है ये वाला। प्लस जब वोट किया जाएगा उस रेजोल्यूशन के फेवर में या उसके अगेंस्ट में, तो जो लोग भी फेवर करेंगे, जितने लोग उस दिन वोट करने के लिए प्रेजेंट हैं, उनका 2/3 मेजोरिटी अगर उस रेजोल्यूशन को फेवर करेगा, तो ही वो रेजोल्यूशन पास माना जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। डिफिकल्ट टू अचीव। ये इजी है, दिस इज फ्लेक्सिबल एंड दिस इज रिजिड। तो दो तरीका बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। एक प्रोसेस वो है, या वो ऐसे पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको अमेंड करने से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी स्पेशल मेजोरिटी को सेपरेटली समझा दे रहा हूँ जागृति, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको अमेंड करने से जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एसेंस है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो उसके लिए कौन सा अमेंडमेंट, कौन सी मेजोरिटी चाहिए? जनरल मेजोरिटी। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अमेंड करने से जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, उनको भी लगा कि ये अगर अमेंड ना हो तो ज्यादा अच्छा है, या अगर इनका अमेंडमेंट करना है तो थोड़ा सा अमेंडमेंट इसका डिफिकल्ट बना दिया जाए, अदरवाइज जो भी गवर्नमेंट फ्यूचर में आएगी वो इसका फायदा उठाएगी। भाई अमेंडमेंट के प्रोसेस को डिफिकल्ट बनाने का क्या पर्पस? एक ही पर्पस हो सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे वो नहीं चाहते थे कि इन पोर्शंस का अमेंडमेंट ज्यादा हो जहां, ठीक है। तो जिन पोर्शंस का अमेंडमेंट ज्यादा ना हो, उन पोर्शंस को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी वाला प्रोविजन दे दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं आप लोगों को स्पेशल मेजॉरिटी। लेट्स से कि हाउस में, हम्म, एक हाउस में 100 मेंबर्स हैं। अब जनरल मेजॉरिटी में क्या आएगा? मान लो कोई रेजोल्यूशन पास करना है,
तो कितने लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा? 100 में से 51 लोगों का सपोर्ट। जैसे ही 51 लोगों का सपोर्ट मिल गया, मान लिया जाएगा कि ये जनरल मेजोरिटी से पास हो गया रेजोल्यूशन। ये क्लियर है? दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या कहता है कि मान लो किसी रेजोल्यूशन को पास करना है, तो उसके लिए टू फोल्ड मेजोरिटी चाहिए होगी। ठीक है, सबसे पहला क्या है? मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। अब मान लो 100 मेंबर्स थे, ठीक है। 100 मेंबर्स का मेजोरिटी कितना हो जाएगा? 51 मेंबर्स प्लस। अब सिर्फ इतना ही सफिशियंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, यही जो स्पेशल मेजोरिटी है वो अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। 51 मेंबर्स ने यहां सपोर्ट कर दिया। अब क्या होगा कि वोटिंग का डेट रखा जाएगा, नेक्स्ट डेट रखा जाएगा वोटिंग का, कि भैया इस डेट को आओ, हम लोग फेवर में और अगेंस्ट में वोट करवाएंगे। अब मान लो इस दिन टोटल 70 लोग आते हैं, तो इस 70 का 2/3 मेजोरिटी, 70 का 2/3 कितना होगा, कौन बताएगा? 70 का 2/3 कितना होगा? 40s में कहीं कुछ आएगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो मान लो 70 लोग उस दिन प्रेजेंट हुए, वोट करने के लिए आए, तो उसका 2/3 मेजोरिटी उस रेजोल्यूशन के सपोर्ट में वोट देगा। मान लो 2/3 ऐसे 45, एक राउंड फिगर रख लेते हैं, 45 लोगों को कम से कम सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था, टोटल 100 मेंबर्स हैं, तो 51 मेंबर ने पहले सपोर्ट किया उस रेजोल्यूशन को। उसके बाद से वोटिंग का दिन आया, तो वोटिंग के दिन टोटल 70 मेंबर आए, 70 मेंबर्स आए, तो 70 का 2/3 मान लेते हैं, अगर 45 होगा तो कम से कम 45 मेंबर्स को इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये स्पेशल मेजोरिटी से पास माना जाएगा। 46.66 मान लीजिए, 45 मान लीजिए, या 47 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, क्लियर है जागृति, समझ में आया जागृति, आस्था, मनीष? दिस इज स्पेशल मेजोरिटी। ये क्या है? ये फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड है, ये जल्दी मिलता नहीं, स्पेशल मेजोरिटी नहीं मिलता। स्पेशल मेजोरिटी का एग्जांपल फंडामेंटल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आस्था, फंडामेंटल राइट्स हो गए। उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, जब आप 368 भी पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भी स्पेशल मेजोरिटी के बारे में बात किया गया है। क्लियर हुआ ये क्या होता है स्पेशल मेजोरिटी? जागृति आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस पे ज्यादा भी परेशान मत होना, ये जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने पढ़ाया आपको। ये आगे जब आप एलएलबी में एडमिशन हो जाएगा आपका, तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हालांकि समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत एडवांस लेवल पे पता चल गई चीजें।
नेक्स्ट फोर्थ जो है दैट इज फंडामेंटल राइट्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ एसेंशियल है, एसेलियन फीचर है, वो फंडामेंटल राइट है। व्हाट इज फंडामेंटल राइट इफ आई मे आस्क? आस्था, जागृति, मनीष, कोई भी बताना चाहेगा? व्हाट इज फंडामेंटल राइट? मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक थोड़ा सा ओवरव्यू आई गेस आप लोगों को दिया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आस्था। बेसिक ह्यूमन राइट्स। अब बेसिक ह्यूमन राइट्स का क्या मतलब है कि बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग, यू नीड फ्यू राइट्स, कुछ अधिकार अपने लिवलीहुड के लिए, यू रिक्वायर दैट थिंग। बिल्कुल सही मनीष। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जानवर होते हैं, आप जानवरों को देखेंगे तो वो सड़क पे कहीं पे भी घूमेंगे, कहीं पे भी लेट जाएंगे, गंदा पानी पी लेंगे, खाना जो भी सड़कों पे इधर उधर आप फेंक देंगे, कैसा भी एटमॉस्फेयर है वो रह लेंगे वहां पे। क्या हम लोग बीइंग ह्यूमन बीइंग हम ऐसा रह सकते हैं? हमारा तो एक एक वेल एजुकेटेड सोसाइटी है, एक वेल फॉर्म्ड सोसाइटी है। हम उस सोसाइटी में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हालांकि होती है चीजें। अभी आप लोग अगर मणिपुर के न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें काफी कुछ ऐसी भी चीजें आ रही हैं जहां शायद जानवर भी ये काम नहीं करते। खैर, अभी फिलहाल उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं। तो एक वेल एजुकेटेड सोसाइटी, वेल फॉर्म्ड सोसाइटी में ऐसी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं होती जहां पे आपको ह्यूमन ट्रीटमेंट ना मिले, जहां पे आपको एनिमल जैसा ट्रीट किया जाए, या इस तरीके का ट्रीटमेंट मिले जो एक बेसिक ह्यूमन रिक्वायर करता है, वो चीज से आपको अलग कर दिया जाए। जैसे साफ पानी पीने को ना मिले, क्लीन इन्वायरमेंट आपको ना मिले, पीसफुल स्लीप भी आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ही आर्टिकल 21 बात करता है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब पता चला कि मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा है तो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कैसे? तो मेरे एग्जिस्टेंस का कोई है बेनिफिट, है कोई फायदा है? राइट टू मूव अब्रॉड, राइट टू सेटल डाउन एनी प्लेस ऑफ योर ओन चॉइस, राइट टू सेलेक्ट योर लाइफ पार्टनर, ये सब क्या है? राइट टू एजुकेशन, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स ही तो हैं। बिकॉज यू आर ह्यूमन, यू रिक्वायर सम फंडामेंटल राइट्स, सम राइट्स which are fundamental in their nature। बेसिक है अपने नेचर में, ये होना ही होना चाहिए। जैसे ही कोई बच्चा बर्थ लेता है, उसके बर्थ के साथ ही उसको ये ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देखिए कितना अच्छा है कि हर एक एस्पेक्ट को कवर किया गया है। और फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे चैप्टर पार्ट 3 में इनकॉर्पोरेट किया गया। टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स है, कौन बताएगा? बता सकता है कोई? टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? बिल्कुल सही मनीष, 6। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट तो दे दिया, फंडामेंटल राइट बिल्कुल सही जगह थी। फंडामेंटल राइट तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया, बट इसके प्रोटेक्शन की भी बात कही, क्योंकि फंडामेंटल राइट एक ऐसा चैप्टर है जो स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है। जब आप फंडामेंटल राइट डिटेल में पढ़ेंगे
तो आप देखेंगे स्टेट को हर एक ओपनिंग लाइन ही है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो ये क्या है, ये स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना आपको ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड एक्सेट्रा। अब कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आपके ऊपर ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाए तो आपको ही नहीं अच्छा लगेगा। मान लो जैसे शाम को आपको जाना है, मन कर रहा है घूमने का, मम्मी पापा ने कहा नहीं नहीं भाई अब आज से तुम 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलोगे, नहीं अच्छा लगेगा। बट ऑब्वियस है किसी के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स करेंगे वो पर्सन को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से जो हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है वो लिमिटेशंस है स्टेट पे, स्टेट डजंट लाइक दीज लिमिटेशंस। वो बर्डन है ना कि भैया प्रोटेक्ट करना ही करना है। तो स्टेट हमेशा पहले भी कोशिश करता आया है, आज भी करता है और आगे भी करेगा इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने का। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया हुआ है, हमारे इसी फंडामेंटल राइट के चैप्टर में ही प्रोविजन दिया हुआ है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स, कि अगर स्टेट इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की कोशिश करता है या वायलेट करता भी है तो आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि इन फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को प्रोटेक्ट कर सके। प्रोटेक्शन कैसे होगा? थ्रू 5 रिट्स। कोर्ट के पास पावर है कि वो 5 तरीके के रिट्स को इशू करके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है, उनके वायलेशन को प्रोटेक्ट कर सकता है। 32 जो है आर्टिकल, वो फंडामेंटल राइट वाले ही चैप्टर पार्ट में दिया है, पार्ट थर्ड में। और आर्टिकल 226 अगर आप देखेंगे तो उसमें हाई कोर्ट को भी पावर है, हालांकि ये फंडामेंटल राइट वाले में नहीं आता 226, लेकिन उसमें हाई कोर्ट को भी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन के टाइम पे रिट्स इशू करके वायलेशन को रोक सकता है। तो हमारा जो फोर्थ एसेंशियल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट दिया हुआ है और उनके प्रोटेक्शन की बात भी की गई है। एम आई क्लियर? कोई डाउट है किसी को? अभी क्वेश्चन उठता है whether these fundamental rights are absolute rights or not. So these fundamental rights are not at all absolute rights. Reasonable restrictions can be imposed by states, और कोई नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। स्टेट चाहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करते हुए आप कुछ भी नहीं बोल सकते ना, रीजनेबल बातें ही बोलना। पता चला आप लगे हमारे प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ कुछ पब्लिक प्लेटफोरम पे आके या ट्वीट ही लगे करने, या गवर्नमेंट के खिलाफ, या कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस, जो उसकी फ्रेंडली कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, उनसे खराब हो रहा है। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा इन फंडामेंटल राइट्स पे कि भैया ठीक है आपका अपना स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप बोलिए, आपको जो ठीक लगता है वो बोलना, बट कुछ कुछ चीजें आप अवॉइड करेंगे। अब ऐसा आप लगे बोलने की पता चला 2 कंट्रीज के बीच में, इंडिया अमेरिका के बीच में ही लड़ाई हो गई, तो ऐसा नहीं बोलना है आपको। आपके फंडामेंटल राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किया जा सकता है, इसीलिए एब्सोल्यूट राइट नहीं माने जाते। जो हमारा फोर्थ एसेंशियल है, सॉरी फोर्थ तो हो गया ना, फंडामेंटल राइट आई गेस किया है मैंने। दिस इज डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं। कहाँ से लिया गया है डीपीएसपी, कोई मुझे बताएगा? जागृति, आस्था, मनीष, डीपीएसपी को कहाँ से बोरो किया गया है?
पता होना चाहिए ना ये बात आप लोगों को। डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से बोरो किया गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, यू मस्ट बी नोइंग। Each and every part of Indian constitution has been borrowed from somewhere. डीपीएसपी भी बोरो किया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड से बोरो किया गया है डीपीएसपी को। अब डीपीएसपी क्या है? जैसे कि फंडामेंटल राइट हमने पढ़ा, तो फंडामेंटल राइट क्या है? यहाँ के सिटीजन्स को दिया गया है कि भैया, क्योंकि आप इंडियन सिटीजन हैं, मेजरली जो राइट्स हैं वो सिटीजन्स को ही दिए गए हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो नॉन सिटीजन्स को भी दिए गए हैं। बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग, तो आपको ये वाले राइट्स अवेलेबल है। डीपीएसपी क्या है? ये गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट करते हुए कुछ प्रिंसिपल्स है। गवर्नमेंट, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ले लीजिए या स्टेट गवर्नमेंट को ले लीजिए, उनके लिए डायरेक्टिव्स है, डायरेक्ट करते हुए कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस आप कह सकते हैं उन्हें। कैसे पॉलिसी बनानी है, कैसे गवर्नमेंट चलाना है, कैसे कंट्री को रन करना है, क्योंकि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, ध्यान रखिएगा। इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? कि जहां पे जो जनता है, जो पब्लिक है, उसके वेलफेयर के लिए, उसके भलाई के लिए काम किया जाता है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उसी स्टेट को वेलफेयर स्टेट कहते हैं। तो इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। तो जब आप पार्ट 4 देखेंगे डीपीएसपी वाला, तो वहां पे गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टिव्स है। गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे बनाएगी, क्या क्या काम किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और क्या क्या काम नहीं किया जाएगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये है, इसमें डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये देखने वाली है कि इसको, अगर गवर्नमेंट जो है डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इनकॉर्पोरेट नहीं करती, या जो बातें कही गई हैं पार्ट 4 में, ये है जो भी बातें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में कही गई हैं, अगर गवर्नमेंट उसको फुलफिल नहीं करती तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोर्ट नहीं जा सकते। दिस इज कॉल्ड नॉन जस्टिसिएबल। जो डीपीएसपी है नॉन जस्टिसिएबल कहलाता है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट डीपीएसपी को फुलफिल नहीं करती है, वॉयलेट करती है, तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते कोर्ट से कहने कि जज साहब इनको कंपेल करो, जो बातें डीपीएसपी में कही गई हैं उसको फुलफिल नहीं कर रहे। फंडामेंटल राइट में आप जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। अगर कोई भी स्टेट आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर रहा है तो आप कोर्ट पहुंच जाएंगे कि जज साहब देखो हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है यहाँ पे, इनको बोलो रिस्टोर करवाए उसको, या हमें रेमेडी दे। लेकिन जहां डीपीएसपी वाली बात आ जाती है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहां पे आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट के, देखो जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के पास अगर फंड होगा तो ये काम करेगी। अब अक्सर गवर्नमेंट के पास फंड नहीं होता, जनरली गवर्नमेंट यही कहती है कि भाई हमारे पास फंड नहीं है इसलिए ये काम नहीं कर सकते। अब आप कोर्ट जाके क्या ही कह लेंगे, कर लेंगे। कोर्ट गए तो गवर्नमेंट आके कोर्ट में कह देगी जैसा हमारे पास तो फंड है ही नहीं। जैसे यूसीसी सुना है आप लोगों ने? यूसीसी क्या होता है? यूसीसी, आस्था, वेरी गुड, बताइए। अभी आजकल न्यूज में भी बहुत है, और मैं आपको बता दूं, इससे क्वेश्चन आएगा आपके क्लैट के एग्जाम में। जो लोग भी इस साल क्लैट का पेपर दे रहे हैं, वो यूसीसी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वी विल स्टडी इन डिटेल यूनिफॉर्म सिविल कोड। वेरी वेरी गुड मनीष, बहुत अच्छी बात है। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है कि अगर स्टेट चाहे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को
लागू कर सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि जितने भी इंडिया में पर्सनल लॉज हैं, जैसे हिंदूज के अपने अलग पर्सनल लॉज हैं, मुस्लिम्स के अलग हैं, क्रिश्चियंस के अलग हैं, बिल्कुल सही बात है, सर्टेन लॉज विच अप्लाई ऑन ऑल सिटीजन। तो वो जो सर्टेन लॉज हैं वो पर्सनल लॉ से रिलेटेड है, ठीक है उसका। वो पर्सनल लॉ से रिलेटेड है। जैसे हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, क्रिश्चियन लॉ हो गया, पारसी लॉ हो गया, और भी अलग अलग है। तो अब जैसे हिंदू लॉ में शादी का तरीका अलग है, मुस्लिम लॉ में शादी का तरीका अलग है, पारसीज में अलग है, क्रिश्चियंस में अलग है, इनहेरिटेंस का तरीका अलग है, अडॉप्शन का अलग अलग तरीका है सब में, डिवोर्स का अलग अलग तरीका है सब में। अगर यूसीसी आ गया तो ये सब कुछ खत्म होके एक ही तरीका होगा, एक ही लॉ होगा, जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो कुछ भी है सब सबकी शादियां एक ही जैसे होंगी, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी भी तो बहुत ज्यादा है ना। तो आप एकदम एब्सोल्यूट यूसीसी नहीं ला सकते, बहुत जगहों पे ऐसे कस्टम्स हैं, या अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्राइब्स भी बहुत है जिनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिनके कस्टम को प्रोटेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो यूसीसी एब्सोल्यूट, जहां तक मेरा मानना है, एब्सोल्यूट नहीं आ पाएगा, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस के साथ ही इंडिया में आएगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट बात कर रहा है, चल रहा है अभी कि नेक्स्ट इलेक्शन से पहले इंडिया में यूसीसी में भी इम्पोज किया जा। तो उसमें बेसिकली क्या है कि जितने भी पर्सनल लॉ से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, अडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ये सारा कुछ अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। बट उसमें लॉज की भी गलती नहीं है, क्योंकि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, कई धर्म के लोग रहते हैं, ट्राइब्स भी हैं, तो सबका अपना अपना तरीका चलते चला आया है। तो कई बार कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है बहुत से लोगों के साथ। जैसे अगर आप स्पेशली मुस्लिम्स में देखेंगे तो विमेन को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ जाता है, ट्रिपल तलाक और ये सारी चीजों की वजह से। तो उन चीजों को खत्म करके, उन कॉम्प्लेक्सिटीज को खत्म करके एक ही ऐसा लॉ लेके आया जाएगा, जो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, मैरिज उसी से होगा, उसी लॉ से होगा, अडॉप्शन उसी लॉ से होगा, डिवोर्स उसी लॉ से होगा, इनहेरिटेंस उसी लॉ से आगे बढ़ेगा। यूसीसी यही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जितने पर्सनल लॉज हैं उनका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी का? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूसीसी, आप लोग अच्छे से इसको तैयार करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जागृति, वेरी गुड। जैसा मैंने बताया, डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसिएबल है, आप कोर्ट में जाके इसको वेरी गुड मनीष, कोर्ट में जाके इसको एनफोर्स नहीं करवा सकते। स्टेट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट कोर्ट इसको कंपेल नहीं कर सकता स्टेट को कि भैया नहीं नहीं आपको डीपीएसपी फॉलो करना ही करना है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट हमारा 6, अ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। अ फेडरेशन with strong centralized tendency। इसका मतलब मुझे कोई बताएगा क्या? मैंने पढ़ाया है क्लास में, लास्ट क्लास जो थी मेरी ऑलमोस्ट इसी के ऊपर थी। व्हाट डू यू मीन बाय अ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी? थोड़ा सा भी अगर आप मेमोरी पे अपने जोर देंगे तो बता लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का।
Important plus unique. A federation with strong centralized tendency. अच्छा, what do you mean by federal? फेडरल या फेडरेशन का मतलब क्या हो गया? बताइए। What do you mean by federal or federation? क्लास में लिखवाया था, मैंने पढ़ाया था, होपफुली आप लोगों ने लिखा भी होगा। आस्था, आपको भी नहीं याद आ रहा? आई होप आप लोगों ने लास्ट क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो आप लोग आंसर भी कर रहे थे इसका। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ आई रिमेम्बर क्लियरली, आप लोगों ने आंसर किया था इसका। फेडरल कंट्री या फेडरेशन का मतलब है जहां पे बोथ सेंटर एंड स्टेट आर इक्वल, एंड स्टेट्स आर इक्वल। कोई छोटा बड़ा नहीं है। सो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज मतलब मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ज्यादा पावरफुल हो। अच्छा, अभी अभी इस पे आ रहे हैं ना, जस्ट फेडरल पे आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। फेडरल का मतलब क्या हो गया? जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों इक्वल फुटिंग पे है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने शेड्यूल 7 आप लोग को उस दिन रेफरेंस में दिया था। शेड्यूल 7 क्या कहता है? 3 लिस्ट की बात करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इफ यू रिमेम्बर, यूनियन लिस्ट में कौन से टॉपिक हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा? सीजी लिख रहा हूं मैं। यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक्स है जिनमें पार्लियामेंट, रादर पार्लियामेंट में बोल दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। स्टेट लिस्ट में वो टॉपिक है जिसपे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो टॉपिक है जिन पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बनाता है। अगर आप ये लिस्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल, थोड़ा बहुत देखो यूनियन को ऑब्वियसली, क्योंकि यूनियन है तो उसके पास पावर ज्यादा रहेगा, सब्जेक्ट मैटर ज्यादा रहेगा, वो टॉपिक्स ज्यादा है जिन पे वो लॉ बना सकता है। बट स्टिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैलेंस बनाने की कोशिश करी गई है कि यूनियन यूनियन जो सेंटर है और जो स्टेट है दोनों इक्वल पैरिटी पे रहे। ऐसा ना हो कि सेंटर अपने आप को स्ट्रांग समझने लगे और स्टेट उसका सबऑर्डिनेट कहा जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया, एक्सेप्ट वन। कौन बताएगा कब सेंटर स्ट्रांग हो जाता है इंडिया में? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इफ यू रिमेम्बर, इमरजेंसी में। बिल्कुल सही बात है, इमरजेंसी में। इमरजेंसी के टाइम में यही एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे, ड्यूरिंग इमरजेंसी, बिल्कुल सही जागृति, जहां पे जो हमारा फेडरल वाला कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं करता, रादर स्ट्रॉन्ग सेंटर ये काम करने लगता है, सेंटर स्ट्रांग हो जाता है उस टाइम पे ना। अब स्ट्रॉन्ग सेंटर का क्या काम है कि भाई जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर को मना कर देगा पार्लियामेंट, भाई तुम लॉ नहीं बनाओगे, हम लॉ बनाएंगे तुम्हारे लिए। एग्जीक्यूटिव को कहेगा कि, स्टेट को कहेगा कि तुम अपने एग्जीक्यूटिव से काम मत लो, हमारे हमारे लोग तुम्हारे एग्जीक्यूटिव की जगह हमारे एग्जीक्यूटिव काम करेंगे। या डायरेक्शन देगा, कहेगा ठीक है काम तुम अपने ऑफिसर से करवाओ लेकिन हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग।
सेंटर ले लेगा स्टेट का सारा पावर अपने हाथ में। कब? जब इमरजेंसी लगी हुई है तब, अदरवाइज नहीं। ध्यान रखिएगा, अदरवाइज इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, बट जब इमरजेंसी लगी है, चाहे नेशनल इमरजेंसी, चाहे स्टेट इमरजेंसी, चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऐसे टाइम पे जो सेंटर है वो स्टेट का लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर अपने हाथ में ले लेता है या डायरेक्शंस देता है। स्टेट से ही अगर काम करवाएगा तो कहेगा तुम मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करो। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन मैं इस पे ये पूछूं कि किसने कहा था इंडिया इज ए क्वासाई फेडरल कंट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासाई फेडरल? लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था। केसी वेयर, बिल्कुल सही जागृति, वेरी गुड। बच्चे अच्छे हैं सारे क्लास के, मुझे लग रहा है, और तेज हो आप लोग, एक बार का पढ़ाया हुआ आप लोग को याद है। वेरी गुड, आई एम रियली हैप्पी। प्रोफेसर केसी वेयर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो प्रोफेसर केसी वेयर ने इसी इमरजेंसी वाले प्रोविजन को देखने के बाद, क्योंकि फेडरल कंट्री में क्या है कि कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं मिलेगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे सेंटर या स्टेट इक्वल ना हो। फेडरल का मतलब तो एकदम कंप्लीट एब्सोल्यूट इक्वालिटी, बट इमरजेंसी वाला प्रोविजन जो एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात ही नहीं करता। उस प्रोविजन में क्या कहता है कि सेंटर स्ट्रांग हो जाता है और स्टेट वीक हो जाता है। उसी प्रोविजन को देखते हुए केसी वेयर ने कहा कि इंडिया इज नॉट प्योरली फेडरल कंट्री, रादर इट इज क्वासाई फेडरल। ये आप लोग लिखते चल रहे हैं ना, ये जो जो सेलियंट फीचर्स मैं लिखवा रहा हूँ, ये लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? सेवेंथ, अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है? नाम सुना है कभी? ये वर्ड सुना है? ये वर्ड सुना है आप लोगों ने, अडल्ट सफरेज? सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय अडल्ट सफरेज? जो वोटिंग राइट्स है वो कब मिलेंगे आपको? व्हेन यू आर अडल्ट। और एज क्या है? 18 ईयर्स। इसमें 18 प्लस के सभी को वोटिंग राइट्स होते हैं, बिल्कुल, राइट टू वोट, बिल्कुल बात सही। कब माना जाएगा आप अडल्ट हो गए? जब आप 18 साल के हो जाएंगे, मान लिया जाएगा कि आप अडल्ट हो गए, उसके बाद से आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। प्लस वोटिंग राइट्स के साथ साथ, बिल्कुल बात सही है जागृति, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं व्हेन यू आर 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड। साथ में जब आप एडल्ट होंगे तभी बहुत सी और भी चीजें, जैसे कॉन्ट्रैक्ट। जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अ माइनर कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट और इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद समवन। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर मैरिज नहीं कर सकता, पार्टनरशिप में एज ए पार्टनर एंटर नहीं कर सकता। 18 साल का होने के बाद अलग अलग बेनिफिट्स दिए गए हैं, प्लस ये वोटिंग राइट भी आपको 18 साल पे ही मिलती है, जिसे हम कहते हैं अडल्ट सफरेज। सेवेंथ एसेंशियल है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रॉपर्टी राइट्स मिलना, टैक्सेशन वाला, बिल्कुल, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कुछ अवेलेबल है 18 साल के होने के बाद।
नेक्स्ट 8 जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसके बारे में कोई बताएगा? मुझे लग रहा है मैंने सर एडल्ट सबसे एडल्ट फ्रेंचाइजी सेम है ना? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हाँ कह सकते हैं सेम, बहुत कहना चाहें तो कह सकते हैं। 18 इयर्स वाला जो है, हालांकि कुछ जगहों पे जो जो राइट जो एज ऑफ मेजोरिटी है वो 18 इयर्स नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे फ्लेक्सिबल है ना, फ्लक्चुएट करती है। इंडिया में भी बात चल रही है, अक्सर बात चलती है, जैसे अभी आप वेरियस कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे तो जो पॉक्सो एक्ट है उसके लिए एज ऑफ मेजॉरिटी को रिड्यूस करने की बात चल रही है। वेरियस हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि जो पॉक्सो एक्ट के लिए एज ऑफ मेजॉरिटी है उसको 18 की जगह 16 कर दीजिए, क्योंकि लोग जो लड़की की फैमिली है वो जनरली मिसयूज करती है, और जो लड़के होते हैं 17 साल के, 16.5 17 17 साल के, आ, उनको जेल में डाल दिया जाता है, बहुत ढेर सारी एट्रोसिटीज उनके साथ में होती हैं, और जो कुछ भी होता है वो कंसेंशुअल होता है। तो इसलिए हाई कोर्ट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत बारी कहा है कि भाई अब जो पॉक्सो के लिए जो एज ऑफ मेजॉरिटी है उसको 16 ईयर कर दीजिए, क्योंकि तब तक बच्चा मैच्योर मान लिया जाता है, जो कुछ भी कर रहा है वो अपने फ्री विल के साथ या अच्छी तरीके से सोच समझ के कर रहा है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अच्छा ये मनीष आपने इसका बताया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का इंडिपेंडेंटली मेक्स डिसीजन, ठीक है। काइंड ऑफ कोई और कुछ बताना चाहता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में? व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी? व्हाट इज दिस? What is independent judiciary and why it has been incorporated in Indian Constitution? मैंने बता रखा है, शायद थोड़ा सा रेफरेंस आप लोग को दिया हुआ है। देखो सीधी सिंपल सी बात है, कितनी बॉडीज होती हैं? तीन, तीन है ना, तीन बॉडीज मैंने बताया हुआ है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? लॉ मेकिंग पावर है इसका, लॉ मेकिंग पावर, लॉ बनाती है। जितना भी आप लॉज पढ़ रहे हैं, कौन बनाता है? लेजिस्लेटिव। इन लॉ को एग्जीक्यूट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। जो आईएएस पीसीएस जितने भी होते हैं ये सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और उसके बाद कल को इन लॉज को लेके किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है, कौन रिजॉल्व करेगा? जुडिशरी रिजॉल्व करेगा उसको। अब अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, दो तरीके का होता है, ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट एंड कमिटेड। इंडिया में कौन सा है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है जो ना तो लेजिस्लेटिव से इन्फ्लुएंस होता है और ना ही एग्जीक्यूटिव से इन्फ्लुएंस होता है, जुडिशरी को अलग ही रख दिया गया है। ये दोनों फिर भी साथ में मिलके काम करते हैं, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, बट जुडिशरी को एकदम अलग रखा गया है। कैसे? इनका अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड सैलरी, सब कुछ अलग है। अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रिमूवल एंड सैलरी
सब कुछ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया है। ना तो आप जुडिशियरी के मेंबर्स के अपॉइंटमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई हाथ है, ना इनके रिमूवल में इनका कोई हाथ है, और ना ही सैलरी में इनका कोई हाथ है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो गई। पर्पस क्या है? मेन पर्पस इज टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, टू सेफ गार्ड फंडामेंटल राइट्स। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो कल को गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करेगी, जुडिशरी कभी भी उस फंडामेंटल राइट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर ही नहीं पाएगी। रीजन क्या है? कि वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, वो कमिटेड है, और कमिटेड टूवर्ड्स ईदर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो मेन पर्पस था इस कॉन्सेप्ट के पीछे, टू सेव गार्ड फंडामेंटल राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? ये तो वर्ड बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने ना। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म और सेक्युलर? सब बराबर। अच्छा, सब बराबर का मतलब सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करता, एवरी रिलीजन इज इक्वल। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सब बराबर का मतलब रिलीजन से होगा मनीष, ध्यान रखिएगा। सेक्युलर स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट डज नॉट have its own religion। गवर्नमेंट का अपना कोई भी रिलीजन नहीं होता, इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल इन द मैटर ऑफ रिलीजन। दैट इज व्हाई every religion is equal in the eyes of the government। गवर्नमेंट का अपना कोई भी रिलीजन नहीं होता, न्यूट्रल होता है। जो भी सेक्युलर कंट्रीज हैं, जैसे अगर इंडिया है सेक्युलर कंट्री है, तो जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो रिलीजन के मैटर में न्यूट्रल हो जाएगी। पहले तो अपना कोई रिलीजन नहीं है, और दूसरा जहां पे भी रिलीजन वाली बात आएगी वहां आप न्यूट्रल हो जाएंगे। सर्वधर्म संभाव सुना होगा आप लोगों ने। जितने रिलीजन है सब के सब इक्वल है, किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देना है आपको। सेक्युलरिज्म का मतलब यही है। सर इंडिया के अलावा और कौन सी कंट्री सेक्युलर है? देखिए अभी तो नेपाल भी हो गया है। हम्म, कम ही है कंट्रीज, सेक्युलर कंट्रीज कम ही है। अदरवाइज आपको रिलीजन बेस्ड कंट्रीज ज्यादा मिलेंगी, जैसे यूरोपियन कंट्रीज जो है वो क्रिश्चियन है। मिडिल ईस्ट वाले जितने भी हैं अरब कंट्रीज हैं वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करती हैं, वो भी रिलीजियस कंट्रीज हैं। सेक्युलर कंट्रीज आपको कम ही मिलेंगी। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था बट उसने अपने आप को सेक्युलर डिक्लेयर कर दिया है। सिंगल सिटीजनशिप।
इसका मतलब क्या हो गया सिंगल सिटीजनशिप का मतलब? कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल सिटीजनशिप? यूनियन एंड स्टेट्स। इंडिया में सिटीजन होल कंट्री के होंगे, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के नहीं। वेरी गुड। किसने आंसर दिया है? एक सेकंड। बिल्कुल सही बात है आस्था, बहुत अच्छा। मुझे लग रहा है आपकी तैयारी अच्छी है। तो देखो, इंडिया में यूनियन और स्टेट्स दोनों है। सिटीजनशिप जब आएगा, जिसे हम नागरिकता भी कहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यूनियन का ही लिया जाता है। जैसे आप इंडिया के सिटीजन कहलाते हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, बिहार उसके सिटीजन नहीं कहलाते। तो सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ यूनियन का होगा, स्टेट्स का नहीं होगा। बट जब आप यूएसए में देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखेंगे, तो वहां पे डबल है, डबल सिटीजनशिप है, या डुअल सिटीजनशिप इसको कहते हैं। सेंटर का भी वहां पे लेना पड़ता है और स्टेट का भी लेना पड़ता है। इंडिया में स्टेट का सिटीजनशिप का नहीं है कोई भी कॉन्सेप्ट, सिर्फ और सिर्फ यूनियन का सिटीजनशिप ही इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ एक ही सिटीजनशिप मिलेगा, वो भी यूनियन का, जैसे इंडिया के सिटीजन है आप। सिंगल सिटीजनशिप का इतना ही मतलब हुआ। नेक्स्ट हमारा एसेंशियल है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। टोटल 11 ड्यूटीज आर देयर। टोटल 11 ड्यूटीज है। अब जैसे फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दिए गए, तो सिर्फ राइट्स से ही आप किसी कंट्री को अपलिफ्ट नहीं कर सकते, या किसी सोसाइटी को अपलिफ्ट नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल देयर इज और देयर आर सम ड्यूटीज। सिर्फ आप सभी लोग जाए नहीं भाई, हमारा तो ये राइट है, राइट लगे क्लेम करने के लिए, हमें ये कंपनसेशन दिलवाया जाए, हमें ये राइट दिलवाया जाए, हमें ये काम करवाया जाए, हमारे ये बेनिफिट करवाया जाए, बट आपकी कोई ड्यूटी ना आपके आपके ऊपर कोई इम्पोज करे, तो कंट्री चल ही नहीं पाएगी कभी भी, क्योंकि सब कोई अपना बेनिफिट उसमें देखेगा ना, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं रहेगी। आर्टिकल 51A ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्पोज किया सिटीजन्स के ऊपर। बिकॉज यू आर सिटीजन्स, तो आपको ये बेसिक ड्यूटीज फुलफिल करनी ही पड़ेंगी। उसमें देखेंगे तो कुछ खास यानी लिस्ट है सिर्फ। जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको रिस्पेक्ट देना है, नेशनल सॉन्ग को रिस्पेक्ट देना है, विमेन का रिस्पेक्ट करना है, यही सारी चीजें हैं वहां पे। जो मॉन्यूमेंट्स है उनकी देखभाल करनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद है रूल ऑफ लॉ। क्या प्रिवेल करेगा? रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा, एनार्की प्रिवेल नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है लॉ बना के उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। और अगर कोई भी पर्सन, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी व्यक्ति उस लॉ का वायलेशन करता है, तो लॉ के ही अकॉर्डिंग उस पर्सन को, उस अथॉरिटी को पनिश भी किया जाए, या उससे फाइन इम्पोज उस पे किया जाए। सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग ही चलेगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल। एवरीवन इज इक्वल। ऐसा नहीं है, देखो सोसाइटी है जो मैं बताने जा रहा हूं, हो सकता है लगे कि अच्छा सर
तो कुछ और बता रहे हैं, सोसाइटी में होता कुछ और है। लॉ की नजर में सब बराबर है। ऐसा नहीं है कि आप मिस्टर एक्स वाई जेड हैं तो आपको कुछ और किसी और तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा, और आप थोड़ा सा गरीब हैं तो आपको किसी और तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर मान लो अंबानी साहब ने मर्डर किया तो आईपीसी में 302 सेम जाएगा। किसी एक नॉर्मल व्यक्ति ने मर्डर किया तो आईपीसी के 302 में सेम पनिशमेंट उसको मिलेगा। लॉ कहीं से भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता आपको। वो अथॉरिटीज है जो डिस्क्रिमिनेट करती हैं, वो एग्जीक्यूटिव है जो डिस्क्रिमिनेट करता है। लॉ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। लॉ की नजर में हर व्यक्ति समान है, इक्वल है, और उसको इक्वली प्रोटेक्ट करता है लॉ। जुडिशियल रिव्यू, इस पे भी मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अच्छा, 12th को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। देखो, सिंपल सी सीधी सी बात, 12th क्या कहता है रूल ऑफ लॉ, कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के ही सोसाइटी को गवर्न करेंगे। भाई अगर लॉ नहीं रहेगा तो क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएंगे आप? क्या हार्मनी मेंटेन कर पाएंगे? क्या पीस मेंटेन कर पाएंगे सोसाइटी में? नहीं कर पाएंगे कभी भी। अनार्की रहेगी, कोई भी आएगा किसी को भी चाकू मार देगा, लूट कर लेगा, लड़ाई कर लेगा। लॉ बना के ही सोसाइटी को मेंटेन किया जा सकता है। तो रूल ऑफ लॉ ही प्रिवेल करेगा। और जितने भी इसके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जो जो सोसाइटी में जो लोग हैं, वो सबके सब लॉ के सामने इक्वल हैं, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं, जैसे अगर आईपीसी के सेक्शन 302 के बारे में बात करें तो 302 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर मर्डर। अब मान लो मुकेश अंबानी ने किसी का मर्डर किया, तो आईपीसी में ऐसा थोड़े लिखा है कि अगर मुकेश अंबानी किसी का मर्डर करेंगे तो उनको दूसरा पनिशमेंट मिलेगा, और एक गरीब किसी का मर्डर करेगा तो उसको दूसरा पनिशमेंट मिलेगा। सबके लिए सिमिलर है, 302 में जो पनिशमेंट है वो सबके लिए सिमिलर है। तो जो लॉ का प्रोटेक्शन है, जो लॉ का ट्रीटमेंट है, वो सबको सिमिलर तरीके से ट्रीट करता है। किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाता। क्लियर है मनीष? वेरी गुड। आगे चलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? कोई बता सकता है? व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? एनीवन? जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट भी हमारा यूएसए से बोरो किया गया है। ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बोरो किया गया है। इसमें क्या है जुडिशियल रिव्यू में, बेसिकली कि जब लेजिस्लेटिव कोई लॉ बनाता है, लेजिस्लेटिव ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, और वो लॉ क्या है? वॉयलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट है। आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप सीधे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू का यूज करते हुए इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा। जुडिशियल रिव्यू और कुछ भी नहीं है। जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी का पावर है, जिस पावर का इस्तेमाल करते हुए जुडिशरी लेजिस्लेटिव के किसी भी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। इट इज अ पावर ऑफ जुडिशरी बाय विच judiciary can declare an act of legislature null and void। क्यों नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगा? क्योंकि वो जो एक्ट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है वो या तो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था, क्योंकि मैंने अभी फंडामेंटल राइट वाली बात जब बता रहा था उस कॉन्सेप्ट को, तभी मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट जो है वो कंडीशन है, लिमिटेशंस है स्टेट पे। स्टेट की ड्यूटी है कि कोई भी ऐसा काम ना हो, कोई भी ऐसा लॉ ना आए जिससे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। अब पता चल रहा है लेजिस्लेचर ही ऐसा एक लॉ बना रहा है जो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। कल को एक नया लॉ आ गया कि आप अपने शहर से बाहर बिना किसी जस्टिफिकेशन के, ऑब्वियसली, कि आप अपने, या उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में नहीं आ सकते, ऐसा कोई लॉ बन के आ गया कि उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में नहीं आ सकते, एंड देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दिस लॉ। ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। लेजिस्लेचर जो है आपके फंडामेंटल राइट का वायलेट कर रही है। अब आप क्या करेंगे? आप पहुंचेंगे तुरंत कोर्ट, और जुडिशियल रिव्यू का उपयोग करते हुए, यूज करते हुए, कोर्ट उस एक्ट को, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगी। लेकिन जुडिशियल रिव्यू का जो यूज होता है वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता, क्योंकि अक्सर ऐसी सिचुएशन में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। गवर्नमेंट एलिगेशन लगाने लगती है जुडिशरी पे, कोर्ट पे, कि आप ओवर एक्ट कर रहे हैं, आप अपनी लिमिट से बाहर आके काम कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। तीनों बॉडीज अलग है, तो लेजिस्लेचर कहने लगे, एग्जीक्यूटिव कहने लगे, भाई हमारा काम जो है हम कर रहे हैं, आप अपना काम देखिए, आप हमारे काम में इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं? तो जो जुडिशियल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट है, जो पावर है, कोर्ट को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है। अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है, डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तीनों बॉडीज के बीच में, जब जुडिशरी अपना जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज करना स्टार्ट करती है। तो क्लियर है? तो ये था सेलियन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। आस्था, जागृति, मनीष, शैफुद्दीन, शफीकुद्दीन, सॉरी। आज की जो लॉ की क्लास है वो हमारा कंप्लीट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन और उसके एसेंशियल्स जो है और उसके सेलियन फीचर्स जो है हमने डिस्कस किया है। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। आगे वाली क्लासेस में हम इनके और भी अच्छे तरीके से डिटेल में जाके देखेंगे। वेरी गुड जागृति, थैंक यू सो मच। किसी को कुछ भी पूछना हो तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय एंड टेक केयर। पढ़ाई करिए अच्छे से।